बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मुतफ़िका बेंच जिसमें 5 जजेस मौजूद थे, उन्होंने अब तक की हुकूमती इक़दामात को गैर आइनी करार दिया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया है। कौमी असम्बली तोड़ने का ऑर्डर गैर आइनी था। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस नहीं कर सकते और स्पीकर और अब डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं रोक सकता। स्पीकर को हुक्म दिया गया है कि तहरीक अदम एतमाद कराई जाए और लीडर ऑफ हाउस का इंतखाब भी किया जाए, जो कल बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 बजे कौमी असम्बली के इजलास में होगा। एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी और 5 दिन तक इसकी हेयरिंग होती रही है, लेकिन उसके बाद जब फैसला आया है, अपोजिशन इस फैसले से बहुत खुश है। उनका ख्याल है कि ये एक तारीखी फैसला है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो इससे नाला नज़र आ रही है और कह रही है कि जी हमारा व्यू पॉइंट नहीं सुना गया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करते हैं। वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है शाहिद खाकान अब्बासी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और PDM के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब, सबसे पहले जो फैसला आया है आप इसको कैसे नरेट करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि सबसे बड़ा जो एक एलिगेशन था, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, सबसे पहले उसको कलअदम करार दिया गया है, जिसकी बेस के ऊपर ये सारा फैसला बनाया गया था। जी ये देखें, ये आइन की फतह है और सुप्रीम कोर्ट ने माजी की बहुत सी रूलिंग्स जिसने आइन के बारे में बहुत इबाहम पैदा किया था, या तासुर यह था कि आइन तोड़ा जा सकता है, तो इस रूलिंग ने इस बात को हमेशा के लिए दफन कर लिया है कि कोई शख्स भी आइन को तोड़े और फिर वो ये समझे कि मैं बच जाऊंगा। ये तो अभी एक फैसला है जिसमें उन्होंने इस जो अमल था उसको कलअदम करार दिया है, लेकिन अभी मामला इससे मेरा ख्याल है कि आगे भी जाएगा। लोगों ने आइन तोड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप अभी कह रहे हैं कि चीज़ें इससे आगे भी जाएंगी। आज इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना है कि शहबाज शरीफ को एचकन नहीं पहनने देंगे। कल क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल असेंबली में क्या होने जा रहा है? क्योंकि अभी तक अपेरेंटली ऐसे ही लग रहा है कि एक महाजराई की जो कैफियत है वो बिल्कुल बरकरार है अपनी जगह पर। महाजराई की कैफियत की गुंजाइश नहीं है, आइन बड़ा वाज़ेह है। तो आज भी इमरान खान और उसकी हुकूमत का वही रवैया है कि हम आइन को नहीं मानते, हम आइन को पसंद नहीं करते, जहाँ पर वो हमारे खिलाफ हो तो हम यही इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये चीज़ें चलती नहीं हैं, ये चीज़ें हमेशा इनकी भी ज़िल्लत का बायस बनेगी और मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगी। सुप्रीम कोर्ट को लेकर हुकूमत का ये व्यू पॉइंट है कि कल शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, उनकी बात सुनी गई, बिलावल को आया, बिलावल की बात सुनी गई, हुकूमत का मौक़िफ़ भी नहीं सुना गया, ना वो लेटर देखा गया जिस बेस के ऊपर ये सब कुछ बनाया गया और कहा गया कि ये एक रिलीफ है जो शरीफ फैमिली की वजह से मिला है। डू यू एग्री ऑन दिस? अगर ये बात हुई है तो बड़ी अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस, जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उन्होंने मुतफिका फैसला दिया है। कोई डिसेंट नहीं है, कोई 4132 फैसला नहीं है, 50 का फैसला है। और उसमें मुल्क का वज़ीर आज़म कहे कि हमारी बात सुनी नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनकी हुकूमत तोड़ दी थी, मन और अन कबूल हो गया था। तो आज मुल्क की ज़रूरत ये है, इमरान खान साहब की अपनी इज़्ज़त इसी में है, उनकी जमात का वक़ार इसी में है कि इस फैसले को कबूल करें। कल अदम एतमाद और वोटिंग हो, अगर पास हो जाती है तो वाइज़ तरीके से घर जाएं। आप लोगों का ख्याल है, क्योंकि एक ये जो बात चल रही है कि जी रिज़ाइन कर देना चाहिए या वो रिज़ाइन करेंगे, बाद में कहा जा रहा है वो रिज़ाइन नहीं। आज आसिफ अली जरदारी साहब का भी ये था कि मैं चाहूँगा, हम देखना चाहेंगे कि इमरान खान अपोजिशन में आके देखे। मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या मौक़िफ़ है? आप लोग क्या समझ रहे हैं? कल हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, अपोजिशन बेंचेस पर बैठना चाहिए, फेस करना चाहिए सारा? हाउ डू यू वॉन्ट टू सी दैट? जी देखिए, ये चॉइस नहीं है कि आप अपोजिशन बेंच पर बैठें या हुकूमती बेंच पर बैठें। अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप हुकूमती बेंच पर बैठेंगे, अगर अक्सरियत नहीं है तो अपोजिशन बेंच पर बैठना पड़ेगा। इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, ये उनका हक है,
इस्तीफा देना भी आपका आईनी हक है, आप असेंबली से इस्तीफा देकर जा सकते हैं। ये फैसला उन्होंने करना है। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अंदर उन्होंने कहा है कि जी आप लोगों ने, ऑपोजिशन ने पहले कहा था हम आएंगे, हम आके देखेंगे कौन सा ऐसा लेटर है, लेकिन जब आप लोगों को इनवाइट किया गया आप लोग नहीं आए, जिससे वो अखज़ करते हैं कि आप लोग दानिस्तन इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वरना आपकी स्टैंडिंग जो है वो फ़र्क हो जाती। मैं बहुत माजूर ख्वाह हूँ जो भी शख्स ये बातें करता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जहाँ मुल्क की आला तरीन अस्करी क़यादत भी बैठती है और आला तरीन सिविल क़यादत भी बैठती है। इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। उसने ये तमाशा जो लगाया हुआ है वज़ीर-ए-आज़म ने, उसके ये जो ख़त मुबैना तौर पर आया है, जो पता चला है आपके हमारे सफ़ीर ने हमें लिखा है, बल्कि ख़त नहीं है, वो किसी मीटिंग का मुरासला है जो उनकी मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग रोज़ होती हैं, ऐसे 30-40 खत हर रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में आते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने बहस भी की है और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को एक खत लिखेंगे कि एहतजाज का खत लिखेंगे। ये सारी बात है। अपोजिशन कहाँ से आई है? ये इमरान खान साहब के ज़हन की इख्तरा है और जब तक उनका ज़हन इस मामले में क्लियर नहीं होगा वो ये बहकी बातें करते रहेंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन डाली थी सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसी वज़ीर-ए-आज़म ने, इसके वज़रा ने तकरीरें की थी, खड़े होकर कहा था जनाब कि देखें हीरोइन स्मगल हो रही है। तो पता चला कि उसका कोई वजूद ही नहीं है और महकमे ने इन हज़रात के कहने पर 15 किलो हीरोइन डाली। 15 किलो हीरोइन डालने वाले कुछ भी कर सकते हैं। कल ये इस लेटर के बारे में कहा जा रहा है कि कल ये लेटर जो है ये कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, दिखाया जाएगा आप लोगों को। अगर कल आप सारों को, अपोजिशन को, इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स नज़र आते हैं, फिर आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट होगा? हमारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। कल तो वोट होना है। आप खत दिखाते रहें। आपके पास 7 तारीख का खत आया हुआ है, आज 8 अप्रैल है। 1 महीना आप कहाँ पर रहे हैं? खत दिखाते। कल आइन कहता है, मुल्क का कानून कहता है कि अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। आप अपना बायां कान दाएं हाथ से पकड़ें या दायां कान बाएं हाथ से पकड़ें, वोटिंग ज़रूर होगी। ये रोना धोना छोड़ दें। और जो ये कहते हैं मैं क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी हूँ, तो क्रिकेट बड़ी वकार वाली गेम है। उसमें ज़रा वकार शो करें, ग्रेस शो करें और आराम से वोट कराएं। जो फैसला आएगा उसको कबूल करें। 8 एम्बेसीज का कहना है हुकूमत का कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और कहा कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप लोगों की तरफ से अपोजिशन कहती है कि जी 2 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपोजिशन को कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। सर, वो 2 ममालिक के नाम क्यों नहीं सरफेस किए जा रहे? कोई 8 और 2 नहीं है, ये सब इनके ज़हन की इख्तरा है। फॉरेन एम्बेसीज का, फॉरेन हुकूमतों का कोई ताल्लुक नहीं होता हमारा अदम एतमाद क्या हो रहा है। अदम एतमाद सबके सामने हुआ है। ये 2 महीने से हम कह रहे हैं कि अदम एतमाद आएगा। जब उसका वक्त आया, अदम एतमाद आया। अब 1 महीना हो गया उसको लटका कर बैठे हुए हैं। ये लटकता रहेगा, लेकिन मुल्क के हालात देख लें। आप अदम एतमाद से नहीं बच सकते, लेकिन मुल्क के हालात को देख लें कि कहाँ पर हालात पहुँच गए। सर, अदम एतमाद के बाद आप लोग अगर ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर आते हैं तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग एलिगेशन जो इस वक्त हुकूमत आप लोगों के ऊपर लगा रही है वो एक ये है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे जिसमें आप ईवीएम का खात्मा करेंगे, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग के हक से रोकेंगे और नैब को आप ख़त्म करने जा रहे हैं। इस पर सर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो कानून बने हैं बगैर मुशावरत के बुलडोज करके वो वापस किए जाएंगे। वो अवाम के कवानीन नहीं है, उनमें अवाम की राय शामिल नहीं है। उसमें इस हुकूमत की ज़हनी इख्तरा है। जो नैब है, आप फैसला कर लें, नैब को आपने रखना है या मुल्क चलाना है। ये 2 फैसले हैं। और मैं मुकम्मल तौर पे बात करता हूँ कि जो हमारे केस हैं वो चलने दें, लेकिन जब तक नैब होगा आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। इस इदारे को ख़त्म करना है। और नैब ये बता दे उसने कितने पॉलिटिशियंस को 22 साल में सज़ा दी है। इसका जवाब दे दे तो मैं कायल हूँ कि नैब रहना चाहिए। और नैब को अब जवाबदेह होना पड़ेगा जो उन्होंने जुल्म किए हैं, जो उन्होंने इस मुल्क के अंदर सियासत में तोड़ और मरोड़ पैदा किया है। ये सब जवाब उनको देने पड़ेंगे। और इसी से इमरान खान साहब को लगाते हैं
ये अपनी करप्शन जो इनकी है उससे घबराते हैं, जो उन्होंने आइन तोड़ा है ये उससे घबराते हैं, और अब ये तमाशे लगाकर ये चंद दिन इक़्तिदार में और रहना चाहते हैं। ये चीज़ें कभी मुस्तकिल नहीं होती, इनको अपने अमल का, इमाल का सामना करना पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है? उनकी वोट आज भी है और इंशाल्लाह इसके बाद भी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या निज़ाम है, इसको कौन बनाएगा, ये कैसे चलेगा, इसकी टेस्टिंग कब होगी। इसके 3 टेस्ट हुए थे, तीनों नाकाम हो गए थे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में आकर उन्होंने शायद 32 या 42 पॉइंट दिए थे कि ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो हुकूमत ने बजाय इसके कि उस कमी को दूर करते, उन्होंने बुलडोज करके बिल पास किया। हमारे निज़ाम के अंदर कोई खराबी नहीं है, हमारा निज़ाम डिलीवर करता है, ऑन टाइम डिलीवर करता है। हमारा मसला है इलेक्शन की चोरी का, और इसीलिए आज अपोजिशन इकट्ठी है कि इस मुल्क को इसके पहले शिफाफ इलेक्शन दे सके। और मुझे उम्मीद है कि आज जब मुल्क के सियासी निज़ाम से जो एक गैर आइनी इसके अंदर मुदाखलत थी वो ख़त्म हुई है, तो इंशाअल्लाह मुल्क को एक शिफाफ इलेक्शन भी मिलेगा। सर, इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है, आप लोग इवेंचुअली, आप मेरे ही प्रोग्राम्स में 12 दफ़ा आपने कहा है कि इलेक्शंस अर्ली हो सकते हैं, होने चाहिए। एक जब तक हम जनरल इलेक्शंस की तरफ, आवाम की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग एक मेजर मैंडेट के साथ जिस पॉलिटिकल पार्टी ने भी आने आए। लेकिन कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सुप्रीम कोर्ट में व्यू पॉइंट था, उन्होंने कहा है कि जी 8 महीने से पहले हम लोग हदबंदियाँ नहीं कर सकते। सर, हुकूमत, अपोजिशन, काबीना तो कह रही है कि जी ये बड़ा एक बाइस्ड किस्म का उसका व्यू पॉइंट है, और वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर उनका व्यू पॉइंट फर्क है। आप लोग क्या समझते हैं, क्या 8 महीने टाइम स्पैन ठीक है, 3 महीने? क्योंकि इवेंचुअली जनरल इलेक्शंस होंगे ही होंगे। अब देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हमें 4 महीने चाहिए हल्का बंदियों के लिए, और वो इसलिए नहीं हो सका कि हमें हुकूमत ने सेंसस के रिजल्ट अप्रूव करके नहीं दिए, जिनकी बुनियाद पर हम हल्का बंदी कराते हैं। तो ये खराबी भी इसी हुकूमत की पैदा करता है। तो इलेक्शन जो है वो 3 महीने में हो जाएंगे। बाकी ये फैसला इलेक्शन करवाना, किस निज़ाम से करवाना है, कैसे करवाना है, ये जिम्मेदारी, और इलेक्शन की शफाफियत की जिम्मेदारी ये इलेक्शन कमीशन की होती है। ठीक, बागी अरकान के ऊपर कल वो वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, आपको उनकी रिक्वायरमेंट है अभी? क्योंकि इत्तेहादियों के साथ नंबर गेम तो आपकी पूरी होती नज़र आ रही है, इनके ऊपर कोई डायरेक्शन भी नहीं आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, जो आदमी असेंबली का मेंबर है उसको वोट डालने का हक है, वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाल सकता है, इसमें कोई कदगन नहीं है, किसी की तरफ से ना है ना हो सकती। ठीक, अच्छा, अभी हमने आज रिसेंटली देखा है जी, आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को दोबारा चेंज करने का कहा गया है कि जी ये चेंज करें। और कल मुबैना तौर पे जो जराए कहते हैं कि गवर्नर हाउस के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर कहा गया कि एमपीएस जो हैं इनको पकड़ धकड़ करनी है, इनको चीज़ों को लेकर सीधा चलना है ताकि काफिले को अकोमोडेट किया जा सके, जिस पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब नहीं माने, जिस पर आज मरासला भेज दिया गया है कि जी इन लोगों को चेंज करें। सर, ये तर्ज सियासत ठीक है जी? इमरान खान का तो यही है कि इमरान खान की जमहूरी जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो पार्लिमानी क्रेडेंशियल्स, सबके सामने हर रोज इसका चेहरा बेनकाब होता जा रहा है, इसकी सोच बेनकाब होती जा रही है। और ये अफसोस है कि इस मुल्क में एक ऐसा आदमी मुसल्लत किया गया जिसने इस मुल्क के अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया, और जो अपने जाने के आखिरी दिनों में भी इस निज़ाम को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। ठीक, एक और चीज़ ज़रा थोड़ा सा मैंने आपके साथ इकोनॉमी के ऊपर भी बात करनी है। सर, डिस्काउंट रेट कल जिस वक्त ये फैसला आने वाला था 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया गया। आप खुद इकोनॉमी को बड़ी डीपली जानते हैं, एक व्यू दिया गया पूरी दुनिया को कि शायद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ है, हम कोलैप्स होने की सिचुएशन में है। जो स्टॉक मार्केट की पोजीशन थी वो आपके सामने थी, जिस तरह रुपी डिवैल्यू हो रहा था वो भी आपके सामने था। सर, इस तीनों को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट अदारा है जी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पाकिस्तान की मईशत के साथ मशरूत है। ये ज़रा गवर्नर साहब भी और हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं इन बातों का जवाब दें कि किस तरह आज क्या हालात पैदा हुए कि 250 पॉइंट आपने एकदम बढ़ा दिया।
और इसके असरात क्या होंगे मुल्क पर, ये इसका भी जवाब ज़रा दे दें। ये सब चीज़ें की जो बुनियादी वजह है वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम है जो इमरान खान ने पैदा किया है। जब आप मुल्क के आइन को तोड़ेंगे, जब मुल्क में कोई निज़ाम नहीं होगा, तो फिर यही हशर होता है मुल्क का जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो आज इक़्तिदार से, इमरान खान के इक़्तिदार से चिमटने की कीमत जो है वो पाकिस्तान की अवाम अदा कर रही है, उसकी मईशत अदा कर रही है। ठीक सर, ये जो कर्जा अब इन पिछले 2-3 रोज में, वैसे तो रोजाना बेसिस पे काफी हो रहा है, ये 2-3 रोज में जो बढ़ रहा है, जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसके अंदर चाइना का हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, सऊदीया के पड़े हुए हैं, दुबई के पड़े हुए हैं। सर, इस सारी सिचुएशन में अगर आप लोग अब हुकूमत में आते हैं ट्रेडी बेंचेस के, क्या आप लोगों के माइंड के अंदर है, क्या चीजें तरीकेकार होगा जिससे फर्स्ट प्रायोरिटी इकोनॉमी को एड्रेस किया जा सके? देखिए, आपको ये सब टुकड़े उठाने पड़ेंगे और इन मामलात को हल करना पड़ेगा। इमरान खान ने तो साबित कर दिया है कि उसको इस मुल्क की कोई परवाह नहीं है। 11 तकरीरें ये आदमी पिछले 1 महीने में कर चुका है। इसने एक दफ़ा भी मुल्क के हालात का जिक्र नहीं किया, महंगाई का जिक्र नहीं किया, मईशत का जिक्र नहीं किया, इसके अवाम का जिक्र नहीं किया। उसके सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ यूज़ हुआ वो मैं, मुझे और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो हम एक ऐसे मुल्क, एक ऐसे शख्स के रहमो करम पर रहा है जिसको ना मुल्क की परवाह है ना अवाम की परवाह है। तो अब जो हुकूमत आएगी तो ये टुकड़े इकट्ठे करना पड़ेंगे, इनको जोड़ना पड़ेगा, मईशत को इस्तेहकाम देना पड़ेगा, मुल्क को तरक्की की राह पर डालना पड़ेगा। ये मुश्किल काम है, लेकिन जब आपकी नीयत ठीक हो, जब आपका मकसद ये हो कि मुल्क के अंदर जमहूरियत बढ़े, मुल्क का निज़ाम मजबूत हो, तो फिर ये सब मामलात हो सकते हैं। हमने 2013 में भी इसी किस्म के हालात लिए थे और अल्लाह के करम से तमाम मामलात को हल करके 5 साल के अंदर दिया था। ठीक सर, लास्ट मुझे बताइएगा, 2 रोज बाद शहबाज शरीफ साहब की भी हियरिंग है और एक हुकूमत आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है, ये ही एक रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ों को बहुत प्रॉम्प्टली, बहुत जल्दी आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर, ताकि असरअंदाज हो सकें उस हियरिंग के ऊपर और चीज़ों को अपनी तरफ मोल्ड किया जा सके। जी, वो तो शहबाज साहब तो 15 महीने जेल में काट के आए हैं और 3.5 साल से हेयरिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो कोई नई बात नहीं है। आप झूठे मुकदमे बनाएंगे, आपने हर किस्म का मुकदमा बनाने की कोशिश कर ली है, मिला आपको कुछ है नहीं, ये हेयरिंग्स भी चलती रहेंगी। सर, आपको फिक्र है अपनी हेयरिंग्स की, जो इनके करतूत हैं, जो इनकी करप्शन है, जिसके अब सबूत सामने आने शुरू हो गए हैं। अभी हुकूमत में हैं तो लोग बातें कर रहे हैं, आप बाद में सुनेंगे और आप सबूत भी देखेंगे इंशाल्लाह। सर, आप लोग क्या समझ रहे हैं, जब आप लोग हुकूमत पे आएंगे तो इमरान खान साहब और इनके जो लोग हैं उनके खिलाफ इसी तरह केसेस बनाए जाएंगे, या आप क्या, व्हाट डू यू हैव इन माइंड अबाउट दैट? जी, हम मुल्क के मसाइल हल करेंगे। ये इमरान खान की काबीना है जो पूरा वक्त केसेस पर गुजारती थी और ECL पर गुजारती थी, लेकिन जिसने यहाँ पर इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, करप्शन की है, उसके सबूत अवाम के सामने रखेंगे ताकि अवाम खुद फैसला कर लें कि ये आदमी इक़्तिदार के काबिल है या नहीं है, और इंशाल्लाह वो सबूत आप देखेंगे। सर, IMF से कैसे निकलेंगे? लास्ट कमेंट। IMF के प्रोग्राम में आप हैं, आपको उसको मुकम्मल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपकी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। ये चॉइसेस नहीं है। इस हुकूमत ने जो IMF से 2 महीने पहले वादे किए थे, उन पर भी ये मुनर्रफ हो गए। इस हुकूमत का एक खासा है कि हर मामले पर झूठ बोल देते हैं, और अब वो झूठ जो है पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद खान अबाई साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ होंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कायरा साहब, सबसे पहले कौमी असम्बली को डील करने का जो फैसला था वो गैर आइनी था, रूलिंग आइन के ख़िलाफ़ थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद को रोका नहीं जा सकता और कल बरोज़ हफ्ता 10:30 बजे ये सेशन कॉल किया गया है। 5 रुकनी बेंच ने इस चीज़ का फैसला दिया है। अपोजिशन इस फैसले को आइनी करार दे रही है। कल हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी बात सुन रहे थे, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो कहती है कि जी ये वन साइडेड डिसीजन है।
क्यों? क्योंकि इस फैसले के अंदर शहबाज शरीफ साहब भी गए, उनकी बात सुनी सुप्रीम कोर्ट ने, बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए, उनकी बात भी सुनी, लेकिन ना इमरान खान को बुलाया गया, ना नेशनल सिक्योरिटी में से किसी को बुलाया गया, और जिस बेस के ऊपर यह फैसला डिप्टी स्पीकर ने दिया था उस बेस को चेक ही नहीं किया गया। देखिए अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा वो अब आपका इशू है, हम उस मामले में इंडल्ज नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि स्पीकर को ये रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था, आइन उसकी इजाज़त नहीं देता, और इस पर बड़ी सैर हासिल बहस हुई कि किसी शख्स के खिलाफ मेयर इल्ज़ामात की बुनियाद पे, और वो भी हुकूमती वज़ीर के इल्ज़ाम हो, और उसकी बुनियाद पे आप किसी शख्स को या जमातों को या अक्सरियत ऐवान को उनके इस्तेकाक से रोक नहीं सकते। आपने आधे से ज़्यादा ऐवान को गद्दार डिक्लेयर कर दिया, मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर दिया, और दूसरी तरफ की बात सुनी नहीं गई। अदालत के अंदर तो इमरान खान साहब के वकील थे, वजीर आजम के वकील थे, सदर के वकील थे, अटॉर्नी जनरल थे, स्पीकर के वकील थे, वहां तो उनके 5-6 वकला पेश हुए। ये बिल्कुल गलत तासर है कि वहां पे दूसरों की बात सुनी गई, इनकी नहीं सुनी गई, ये गलत बात है बिल्कुल, और एट लेंथ सुना गया। बाबर अवान साहब जो थे वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी तरह अली जफर साहब जो थे वो सदर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नईम बुखारी साहब जो थे वो शायद स्पीकर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक और साहब थे जो डिप्टी स्पीकर को कर रहे थे, हुकूमत को कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल साहब थे, पूरी एक टीम थी इनकी। और उस पर अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि वो एक अलग इशू है, उस पर वज़ीर आज़म ने कमीशन बना दिया, पहले बना देना चाहिए था। हम समझते हैं कि अच्छा अमल है, बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए, और इसकी प्रोब होने के बाद न्यूट्रली तय होना चाहिए कि कौन गुनाहगार है, जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर इल्ज़ाम गलत है तो इल्ज़ाम लगाने वाले को सजा मिलनी चाहिए, ये तो तय होगा। लेकिन असेंबली प्रोसीडिंग में आप मियरली वजीर के स्पीकर साहब बगैर किसी को सुने, तरफ सुनते भी तो उनका इस्तेकाक नहीं था, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई जुडिशियल फोरम जो है वो उसको सर्टिफाई करेगा, तब उसका गुनाह साबित होगा ना। तो ये मामा जी की हुक्मरानी तो नहीं है कि स्पीकर साहब जो चाहेंगे फैसला दे देंगे। उसके खिलाफ अदालत ने फैसला दे दिया, अब वो रूलिंग गई तो उसके नतीजे में खड़ी होने वाली पूरी इमारत गिर गई, जो उसके सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स थे वो सारे खत्म हो गए। ये एक सेटल्ड लॉ है। अब अगला मसला क्या है? आज कह रहे हैं जी कि हम अभी भी मामले को रोकेंगे, अभी भी ये करेंगे। देखें, अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि 9 तारीख को सुबह 10:30 बजे इजलास बुलाएं, यानी सुबह, और ये 9 तारीख जो है, हेलो जी आवाज आ रही है जी आपकी, बिल्कुल। 9 तारीख जो है ये बुनियादी तौर पे 3 अप्रैल का दिन गिना जाएगा, यानी 3 अप्रैल वाले दिन जहां सूरत हाल थी वहां से आगे चलना है, उसी एजेंडे को लेके चलना है। और उन्होंने ये भी तय कर दिया कि जब तक इस तहरीक का हतमी फैसला नहीं हो जाता, तहरीक फेल हो गई तो आप हाउस एडजर्न कर सकते हैं, तहरीक पास हो गई तो फिर जब तक कायदे अवान नहीं चुना जाता तब तक आप हाउस एडजर्न नहीं कर सकते। और ये भी याद रखिए कि 3 अप्रैल आईनी तौर पे जो 7 दिन है वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के, उसमें 3 दिन और 7 दिन इसके दरमियान वोटिंग होनी है, और 3 अप्रैल का दिन जो बहाल किया गया है वो 7वां दिन था, आखिरी दिन था, उससे आगे चीजें नहीं जा सकती। अब ये जैसे देखें खबरें चल रही हैं कि फैसला किया गया है कि लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, 98 मेंबर तकरीरें करेंगे, ऐलान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 7वां दिन है जो तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अब उस दिन फैसला होना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खैरा साहब, रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर ने दी वो गलत थी, जिसकी बेस के ऊपर जो कुछ बाद में बनाया गया उसको नलिफाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हुकूमत इसके ऊपर, हुकूमत का ये व्यू पॉइंट है, और जो अपोजिशन के हुकूमत के वुज़रा हैं वो भी कह रहे हैं कि 1973 में असेंबली डिसॉल्व हुई थी, नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट गए और बहाल हो गए, आज ऐसी ही सिचुएशन हुई लेकिन 93 में, और आज दोबारा ऐसी सिचुएशन हुई, लेकिन इसमें आज शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भी गए और दोबारा असेंबलियां बहाल हो गई और इनके हक में फैसला हो गया। सर, ये जो व्यू पॉइंट है या जो अदालतों के ऊपर ये इल्ज़ाम है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एक फुल बेंच पर जिसको 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हेड कर रहे थे,
इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के माजी के ऊपर, माजी के तारीखी फैसलों के ऊपर तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे मुतल्लिका फैसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर फैसले को इंडिपेंडेंट देखने की जरूरत है। जब जिस वाक़े का जिक्र किया जा रहा है, जिस फैसले को बयान किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की असम्बली डिसॉल्व की गई 1993 में और वो गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम बहाल कर दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गई, उनकी असम्बली तोड़ी गई। उस वक्त तो सेम ग्राउंड थे, उनकी असम्बली 58(2)B के तहत सदर ममलकत ने तोड़ी थी और उसको बहाल कर दिया गया। बीबी शहीद की असम्बली को बहाल नहीं किया गया। ये बातें दुरुस्त है, ये माजी है हमारा, और ये बात हम बार बार करते रहे। लेकिन इस वक्त हकायक मुख्तलिफ है। यहाँ पे वजीर आजम साहब ने एक गैर कानूनी तरीकाकार के तहत मैनेज किया कि वो डिप्टी स्पीकर अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक रूलिंग देते हैं, वो सारी अपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर करते हैं, वो उनको गैर मुल्की एजेंट डिक्लेयर करते हैं, वो उसको अमरीकी साजिश का हिस्सा करार देते हैं और उसके नतीजे में कहते हैं कि ये करारदाद भी गलत है, आप लोग भी गलत हैं, और करारदाद गलत है तो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कोई नहीं। 2 मिनट बाद वजीर आजम साहब की एक रिकॉर्डेड स्पीच चलती है कि मैं असम्बली डिसॉल्व करने की एडवाइस दे रहा हूं, और 10 मिनट बाद सदर साहब की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है। इस इशू को देखा गया कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये फरमाइए कि हम मेरा ईमान है, आपका ईमान है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान छोड़िए सारे मज़ाहिब के मानने वालों का ये ईमान है कि रोज़े आखिर है। मुसलमानों का तो पक्का ईमान है कि रोज़े आखिर है, और रोज़े आखिर को हिसाब होना है। हिसाब में अल्लाह ताला मुनसफ है, हिसाब लेने वाला है। उसको किसी को फर्द जुर्म लगाने की जरूरत है? वो तो अलीमो कबीर है, हर बंदे के दिलों के भेद भी जानता है। लेकिन फिर अल्लाह का फरमान है कि मैं हर फर्द के ऊपर फर्द जुर्म लगा के उसको सफाई का मौका दूंगा। ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा उठे वजीर, वो इल्जाम लगाए, और स्पीकर जिसका ये इख्तियार ही नहीं है, ना इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है ना वो जुडिशियल अथॉरिटी है, उसका काम ही नहीं है, वो फैसला सुना दे और उस पर कहें जी पिशाबा शाबा। इसलिए अदालत ने इसको उस तनाजुर में कि ये गैर कानूनी भी है, गैर आईनी भी है, गैर सियासी भी है, गैर इखलाकी भी है, उस फैसले को खत्म किया। उसके बाद फिर अगला जो कुछ उसके इमारत तामीर हुई थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है। 2 ममालिक का जिक्र कर रही है ऑपोजिशन कि जी उनकी तरफ से ऑपोजिशन को कहा गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लिया जाए। सर, वो 2 ममालिक का नाम हम सरफेस क्यों नहीं करते? इसी तरह 8 एम्बेसीज का हुकूमत ने कहा है, वो भी सरफेस नहीं कर रहे। ये क्या वजह है? इसमें इतना आप लोगों की कंसेंसस कैसे डेवलप हो गया कि लोग मेंशन ही नहीं किया जा रहा कि कौन से ममालिक हैं जो चाहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो? देखिए, हम तो नहीं कह रहे, जो कह रहे हैं कि 2 ममालिक ने कहा कि वोट ऑफ नो को वो बता दें, वो कौन से ममालिक उनको पता होगा, इल्जाम लगाने वालों को पता होता है ना, हम तो नहीं कह रहे। दूसरी बात यह है कि दीगर ममालिक ने, किसी मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर मदाखलत की है, उसके लिए कमीशन वजीर आजम साहब ने बना दिया। कमीशन के हेड ने माजरत कर ली कि जी मेरे बस करो, इस गंद में हाथ डालना नहीं है। लेकिन इवन अगर वो कमीशन ना बनाते तो मैं बिल्कुल, हम अपनी पार्टी को, हम अपने इत्तेहाद को इस बात पे कायल करते कि हुकूमत बनने के फौरन बाद कमीशन बनना चाहिए, और हम इंश्योर करेंगे कि जो भी नई हुकूमत आती है वो हुकूमत इस कमीशन की फाइंडिंग ले, इस कमीशन को फैसिलिटेट करे, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये मेयर इल्जामात की बुनियाद पे इस तरह के काम नहीं हो सकते, और ये कंफ्यूजन फैलाते हैं। इनका काम ये गोएबल्स वाला है कि झूठ बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, और इस जोर से बोलो कि लोगों को शक लगे, यार इसमें कुछ तो सच होगा ना। आखिर इतने जोर से बातें कर रहे हैं, इतने यकीन से कर रहे हैं, इसमें कोई अकली दलील नहीं है, कोई मंतक नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कानून और आइन नहीं। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 5 के तहत कहा जाता है कि जी आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद मुनहरिफिन अरकान हो या ना हो, वो रियासत के वफादार नहीं है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगाया जाता है। सर, इसको प्रूफ कौन करेगा कि रियासत के साथ कौन वफादार है और कौन नहीं है? क्योंकि ये जो एक और एलिगेशन था कि जी 25-25, 20-20 करोड़ रुपया सिंध हाउस में दिया गया, उसका भी कोई एविडेंस अभी तक सरफेस नहीं हुआ। ये एज ऑफ राइट नाउ एक इल्जाम ही है जो लगाया जाता है। जी देखिए ना, इल्जाम लगाना तो आप किसी पे कुछ भी लगा सकते हैं।
हम बार बार कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है। फिर उनमें से बहुत सारे मेंबरान का जिक्र किया है कि नूर आलम साहब अपनी जमात के खिलाफ 2 साल से थे, राजा रियाज साहब 2 साल से अपनी जमात के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनका फ्लोर ऑफ द हाउस भी कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप पूरा का पूरा उनके खिलाफ था, इसी तरह चीना ग्रुप उनके खिलाफ था, इसी तरह जो अलीम खान का ग्रुप वो उनके खिलाफ था। ये सारे पैसे लेने वाले हैं, क्या इनको पैसे दिए गए? अब दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल 5 का जिक्र है, आर्टिकल 5 के तहत सिर्फ मेंबरान असेंबली नहीं, पाकिस्तान का हर शहरी लॉयल टू द स्टेट होगा। अगर किसी की डिसलॉयलिटी, उसकी लॉयलिटी पे शक हो गया है, उस पर गद्दारी का शक होगा। डिसलॉयल टू स्टेट मींस कि आप इस स्टेट के वफादार नहीं रहे, आप इसके गद्दार हो गए हैं, गद्दारी कर रहे हैं, आपकी वफादारी मशकूक हो गई है। तो वो शक का इल्जाम लगाने के बाद कोई इदारा जो इन्वेस्टिगेशन करे, वो पुलिस हो सकती है, वो FIA हो सकती है, वो कोई कमीशन बनाया जा सकता है, कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता है, वो बनेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद ये किसी अदालत में केस जाएगा और अदालत उसके ऊपर अपनी जुडिशियल व्यू देगी। जुडिशियल व्यू के बाद उस बंदे के जिस पे इल्जाम होगा उसको सफाई का मौका मिलेगा, फिर व्यू आएगा, तब सर्टेन होगा और अदालत के फैसले के बाद किसी बंदे को गुनाहगार डिक्लेयर होता है। जिस तरह डिस्क्वालिफिकेशन है ना जी, डिस्क्वालिफिकेशन किसी बंदे के जितने भी इल्जाम लगा दिया, उस पे कत्ल के इल्जाम लगाए, डकैती के लगाए, फला लगाए, इल्जामात का बंदा पकड़ा गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अदालत में केस है। जब तक अदालत की वर्डिक्ट नहीं आ जाती, ही इज सपोज्ड टू बी इनोसेंट, और अगर अदालत की वर्डिक्ट उसके खिलाफ आ जाती है तो फिर वो सजा याफ्ता हो जाता है, और सजा याफ्तगी बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन। बिल्कुल सही। कायरा साहब, मुझे बताइएगा 18वीं तरमीम को लेकर हुकूमत के बड़े रिजर्वेशंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको लगता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चली गई हैं, जिससे दे फील लाइक कि हम कुछ भी करने से कासिर हैं? स्पेसिफिकली अगर हम सिंध की बात करें, इस पे मुझे आपका जरूर एनालिसिस चाहिए जी। देखिए, वो सिंध को तो छोड़ देना, वो पंजाब का जिक्र कर दें जहां पे उनकी हुकूमत थी, वो खेपी का जिक्र कर दें जहां उनकी हुकूमत थी। कौन से गुल खिला दिए हैं आपने? और ये बात, पाकिस्तान एक वफाक है, हमें समझने की जरूरत है, कोई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इस वफाक के अंदर चारों सूबों के अपने अपने राइट्स हैं, अपने अपने इख्तियारात हैं, और हम कोई यूनिक नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर भी सूबाई हुकूमतें, उनकी अपनी एक लिमिटेड ऑटोनॉमी होती है। मरकज के पास कुछ इख्तियार हैं, सूबों के पास अपने इख्तियार हैं। मरकज सूबों के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता, सूबे मरकज के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। ये एक डेलिकेट बैलेंस होता है। इस मामले में हमारे वजीर आजम साहब एक फाशिस्ट माइंडसेट है, वो अपने आप को समझते हैं मैं ही अक्लमंद हूँ, मैं ही समझदार हूँ, मैं ही अमेरिका को बेहतर जानता हूँ, मैं ही इकोनॉमी को बेहतर जानता हूँ, मैं ही यूरोप को बेहतर। तो लिहाजा वो तो है अकले कुल, वो समझते हैं कि मेरे पास ये अथॉरिटी है, मैं ही एक गैरतमंद हूँ, मैं ही एक अकले कुल हूँ। लिहाजा वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कायल हैं। पाकिस्तान यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ना बना था, ना उसके तहत चल सकता है, ना हमारा आइन। आइन क्या है? आइन सिर्फ एक किताब नहीं है। आइन पाकिस्तान, आइन किसी रियासत के शहरियों का अपनी रियासत से रिश्ता है, ये उसका मैनुअल है। जिस तरह आपको गाड़ी खरीदते हैं ना, कोई मशीन खरीदते हैं, तो आपको एक मैनुअल मिलता है, सर्विस मैनुअल साथ, उसके मुताबिक अगर आप उस मशीन को चलाते हैं तो ठीक चलती है। अगर आप उस मैनुअल से हट के उस मशीन को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो खराब हो जाएगी। पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है, काम है। बिल्कुल ठीक है। कमरजमान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।